इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदो चक्रवर्ती। इकोनॉमी का क्या हिसाब लगाऊंगा दोस्तों। अभी जो औपचारिक आंकड़े हमारे सामने आ गए हैं जीडीपी के, उससे साफ है कि इकोनॉमी का तो बैंड बज चुका है। खैर, ये जो औपचारिक आंकड़े आए हैं उससे पहले ही जितने भी अर्थशास्त्री हैं, विज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, विकास दर नीचे जाने वाली है। अगर हम इन सारे ज्ञानियों का एक औसत ले ले तो सब कह रहे थे कि पहली तिमाही में, मतलब इस वित्तीय साल के पहली तिमाही में, जिसको अप्रैल से जून का क्वार्टर कहा जाता है, इसमें भारत की जीडीपी पिछले साल की उसी वक्त की तुलना में 18 से 19% घट जाएगी। लेकिन जो औपचारिक सरकारी डेटा सामने आया है जीडीपी का, वो और भी भयानक और भी खतरनाक है, क्योंकि हमारी जीडीपी अप्रैल से जून में पिछले साल की तुलना में 24% घट गई है। 24%। और ये डेटा आते ही पूरा जो सरकारी तंत्र है, गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया है, और जिन लोगों को मैं गरीब विरोधी गैंग के इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री कहता हूं, वो सब जुट गए कि किस तरीके से इस डेटा पे स्पिन लगाया जा सके, कि किस तरीके से इस बुरी खबर को सजा धजाकर पेश किया जा सके ताकि मोदी सरकार पर कोई आंच ना आए। तो वो सब कहने लगे, आप टीवी चैनल ऑन कर लीजिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती से उनको कभी भी फुर्सत मिला हो तो वो कहने लगे कि जीडीपी हाँ कम हुआ है हमारे देश का भी, लेकिन आप बाकी देश का देख लो, उसके तुलना में हमारे देश की जीडीपी का हाल उतना बुरा नहीं हुआ है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री ट्विटर पर पेश करने लगे डेटा, जो कि बिल्कुल ही गलत डेटा है, कि अमेरिका में जीडीपी 33% घट गया है, यूके में भी बहुत ज़्यादा घट गया है, इटली, स्पेन, कनाडा, सिंगापुर, सारे देशों में जीडीपी हमारे से ज़्यादा घटी है। ये झूठे आंकड़े इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आप सवाल ना पूछें, मोदी सरकार से सवाल ना पूछें, लेकिन हमारा काम इस शो में है इकोनॉमी का हिसाब किताब लगाना, और जितना भी ये झूठ चल रहा है जीडीपी पर, उसका पोल खोलना, वही करेंगे आज के इस एपिसोड में। बहुत सारे दर्शक कहेंगे कि भैया जीडीपी नाम तो सुना है, लेकिन ये होता क्या है? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। पूरे देश में जितना भी उत्पादन होता है या जितने भी सेवाएं होती है, उसका कुल अगर जोड़ा जाए तो उसको जीडीपी कहते हैं। जैसे कि कृषि हुआ, कारखानों में पैदा जो भी बनाया जा रहा है, कारोबार है, दुकानें चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जनरेट हो रहा है, बैंकिंग हुआ, रियल एस्टेट हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, इन सब को अगर जोड़ा जाए तो टोटल उत्पादन, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हैं चीज़ें और सेवाएं, इनको जोड़ा जाए एक तिमाही में या एक साल में, तो उसको कहा जाता है उस तिमाही का या उस साल का जीडीपी। खैर, इसको अगर एक तरह से हम देखें तो वो उत्पादन है, और दूसरे तरह से देखेंगे तो वो आय है, लोगों की कुल आय किसी भी देश में, उस देश की जीडीपी हुई। लेकिन इसको दो अलग अलग तरीके से नापा जाता है, और इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे कि आप सोचिए कि एक देश में सिर्फ अनाज उगाया जाता है और कुछ नहीं, ताकि आप समझ पाए, इसको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अब एक साल में, पिछले साल 100 टन अनाज का उत्पादन हुआ, और हर टन अनाज का दाम था 1000 रुपए। तो आप देखिए कि कुल आय कितनी हुई उस साल का, 100 टन गुना 1000 रुपए, यानी 1 लाख रुपए की कुल आय है। अगले साल क्या हुआ? इस साल, मतलब पिछले साल की बात कर रहा था, इस साल आकर अनाज की पैदावार कितनी हुई? गिरकर 80 टन पर उतर आई है। हो सकता है कि सूखा पड़ा हो, 80 टन पर उतर आई है। और जब अनाज की कमी हो जाती है मार्केट में तो क्या होता है? दाम बढ़ जाते हैं। अब हर टन का दाम 1500 रुपए हो गया है। अब आय पिछले साल मैंने कहा था 1 लाख रुपए है, इस साल कितना हो गया वो आय? 80 गुना 1500, यानी 1,20,000 रुपए। अगर हम आय से आय को की तुलना करें तो कितना हुआ?
20% एक साल में आय बढ़ गई है। लेकिन उत्पादन को अगर हम देखें तो क्या हुआ, असल उत्पादन 20% घट गई है, 100 से 80 पर आ गई है टन। तो इसलिए अगर हमको असल जीडीपी देखना हो तो स्थिर दाम देखने पड़ेंगे, एक ही साल के दाम लेने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से अगर हम सिर्फ पिछले साल के दाम ले लें, यानी कि 1000 रुपए प्रति टन, तो पिछले साल 1 लाख रुपए होगा और इस साल 80 गुना 1000 रुपए यानी 80,000 पे उतर आएगा। तो हमें इसमें पता चलेगा कि 20% का उत्पादन घट गया है। क्यों? क्योंकि हमने स्थिर दामों में, जिसको कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं, उसी में आय को देखा है। इस वक्त हमारे देश में 2011-12 के दाम लिए जाते हैं देखने के लिए कि असल जीडीपी का जो विकास दर है वो कितना हुआ है। तो अभी जो डेटा हमारे सामने आया है कि पहली तिमाही में अप्रैल से जून 2020 में पिछले साल की तुलना में 24% जीडीपी घट गई है, वो असल जीडीपी है। 2011-12 के दामों में जीडीपी दोनों साल का देखा गया है। लेकिन ये जीडीपी भी अलग अलग देश अलग अलग तरीके से नापते हैं, जीडीपी विकास दर अलग अलग तरीके से नापते हैं। जैसे कि आपको अगर व्हाट्सएप मैसेज आया होगा कि देखिए हमारा 24% घटा तो होगा, लेकिन यूएस का देख लीजिए, यूएस सबसे बड़ा इकोनॉमी देश दुनिया का, उसका तो 33% घट गया है। आप सिंगापुर का ले लीजिए, सिंगापुर की जीडीपी 43% घट गई है। कनाडा का जीडीपी 39% घट गई है। यूके की जीडीपी 21% घट गई है। ये सब सरकारी नुमाइंदे जो आरबीआई में है, एस गुरुमूर्ति, उन्होंने भी लिखा हुआ है। लेकिन ये गलत तरीका है देखने का, क्योंकि जब यूके, यूएस, सिंगापुर, कनाडा की जीडीपी देखी जा रही है, उसको नापने का, उसके विकास दर को नापने का तरीका कुछ अलग है। और इसको समझने के लिए फिर से मैं एक उदाहरण देता। अब आप सोच लीजिए कि यूएस का ले लेते हैं। सोच लीजिए कि यूएस की जीडीपी जनवरी से मार्च के बीच $100 थी, है ना। अब अप्रैल से जून में आकर ये कोविड-19 के चलते 10% घट गई, तो $100 कितने पे पहुंच गया? $90 पे पहुंच गया। अब वहां पर किस तरीके से बताया जाता है? वहां पर यह नहीं बताया जाएगा कि 10% घट गई है जीडीपी, कहा जाएगा पूरे साल में कितनी घटती अगर हर तिमाही में इसी 10% रेट पे जीडीपी घटती रहे, यानी कि इसी रेट से अगले 3 तिमाहियों में भी जीडीपी घटती रहे। तो 90 हो गया है, अगले तिमाही में ये 90 जाकर 10% घटेगा तो $9 और कम हो जाएगा, तो वो $81 पे आ जाएगा। फिर जब अगर ये $81 पे फिर से 10% घट गया अगले तिमाही में, तो वो हो जाएगा लगभग $73। और आखिर में जाकर आखिरी जो तिमाही है वहां पर जाकर गिरेगा 10%, तो 73 से वो लगभग $65 पे आ जाएगा। 65 से थोड़ा ज्यादा, $65.5 के आसपास आ जाएगा। यानी जनवरी से अप्रैल में था, मार्च में कितना था? 100, और आखिरी जो कि हो गया आपका अक्टूबर से दिसंबर, वहां पर जाकर वो हो जाएगा गिरकर $65 से थोड़ा ज्यादा। यानी कि पूरे साल में जीडीपी कितनी गिरी? लगभग 34.5% जीडीपी गिर गई। इस कैलकुलेशन में अगर हम देखें, इसी तरीके से यूएस की जीडीपी ग्रोथ जब रिलीज की जाती है, जब कहा जा रहा है कि 33% के आसपास यूएस की जीडीपी घट गई है इस तिमाही में, तो ये पूरे साल को एक्सटेंड करके बताया जा रहा है। उसी तरीके से कनाडा का भी और आप अगर यूके का भी ले और सिंगापुर का, ये जो देश मैं कंपेयर कर रहा हूँ जहाँ पे सारा व्हाट्सएप मैसेजिंग भी चल रहा है, उनका भी सालाना रेट पे किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं भारत का वही रेट लगाऊंगा तो आपको बताता हूं कितना होगा। भारत की जीडीपी अगर इसी बेसिस पे हम देखें तो 65% गिर जाएगी, 65%। यानी कि भारत का जो तिमाही से तिमाही गिरावट है उसको अगर हम पूरे साल के लिए एक्सटेंड करेंगे तो 65% है। देख लीजिए, यूके का कितना मैंने बताया, 21%, यूएस का 33%, अगर हम कनाडा ले ले 39%, सिंगापुर का 43% और भारत वहां पर 65%। तो यही है असली कंपैरिजन। 24% के साथ बाकियों का कंपैरिजन झूठ है, गलत है। साथ में एक और चीज हम देख लेते हैं, तिमाही से तिमाही। मैंने आपको क्या कहा था
कि हमारे देश में क्या किया जाता है, एक तिमाही लिया जाता है और पिछले साल के तिमाही के साथ उसका कंपैरिजन यानी कि तुलना की जाती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि भारत में जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी कितनी थी और अप्रैल से जून के बीच कितना हुआ, तो हम देखेंगे कि लगभग 30% का गिरावट आया है, 29.5% का गिरावट आया है, 24% से भी ज़्यादा। इसी का कंपैरिजन अगर हम बाकी देशों के साथ कर लें तो मैं आपको डेटा बताता हूं क्या निकल के आता है। यूके का 20%, यूएस का 9%, कनाडा का 11%, सिंगापुर का 13% और जैसे मैंने भारत का बताया लगभग 29.5 यानी कि 30% के आसपास गिरावट है तिमाही से तिमाही तक। अच्छा, आप कहेंगे कि देखिए हमारे देश में तो जो लॉकडाउन हुआ था वो मार्च के एंड में हुआ था, तो हमारा तो यही तिमाही है जिसमें लॉकडाउन हुआ है। तो आप पूरे आधे साल का देख लीजिए ना, आप जनवरी से जून ले लीजिए, सभी देशों का कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि बाकियों में लॉकडाउन पहले हुआ था वो खुल भी गए, तो इस तिमाही में उनका इकोनॉमी थोड़ा सा बेहतर हो रहा है जब हमारा सबसे खराब हुआ था। चलिए हम पहले 6 महीने का डेटा लेकर देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूके का 22% गिरावट, यूएस का 10% गिरावट, कनाडा का 13% गिरावट, सिंगापुर का 14% गिरावट और भारत यहां पर भी नंबर 1, 26% से ज्यादा गिरावट। पहले 6 महीने में 26% से ज्यादा गिरावट हुआ है भारत की इकोनॉमी का, उससे पहले अगर हम कंपेयर करके देखें, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर वाले जो क्वार्टर है उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करके देखें, भारत की जीडीपी का गिरावट 26% है। ये भी याद रखिए सबसे ज़्यादा गिरावट उस वक्त भी अगर हम इंक्लूड कर ले जब लॉकडाउन नहीं था। खैर आपको अगर बताया ये भी जाएगा कि देखिए हमारे देश में लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लगाया गया था, तो इसलिए जीडीपी कम होगा, लेकिन इसी के चलते मोदी सरकार ने कोविड-19 को बहुत अच्छी तरह से झेला है। बार बार शुरू से कह जा रहे हैं ना सरकार कि कोविड के साथ हमारी लड़ाई सबसे ज़्यादा हुई है, बाकी देशों की तुलना में सबसे अच्छा हुआ है। खैर आप जानते हैं आजकल डेली रेट पे कोविड-19 की बढ़ावट में कितने केस ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें भारत नंबर 1 है। न्यू केसेस में भारत नंबर 1 है, टोटल केसेस में भारत नंबर 3 है, जल्दी नंबर 2 पे भी पहुंच सकती है। टोटल मौतें जो हैं उसमें भी भारत नंबर 3 है। आपको बहुत लोग कह रहे होंगे कि अरे ठीक है मौतें ज़्यादा हैं, केस ज़्यादा है भारत में, लेकिन आप पॉपुलेशन भी देख लीजिए ना, आबादी देख लीजिए, आबादी की तुलना में तो केस कम है, मौतें तो और भी कम है। खैर एक चीज़ आप देख लीजिए कि अगर आपको सच में पता करना है कि कितने लोगों को कोविड हुआ है या कितनी मौतें हैं, तो सबसे पहले तो टेस्ट करने की ज़रूरत है। टेस्ट प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन यानी कि आबादी की तुलना में टेस्ट का अगर रैंक देखा जाए तो भारत 120वें नंबर पर है, 120वें नंबर है, केस में नंबर 3, लेकिन टेस्ट में नंबर 120। इसी तरीके से एक और चीज़ याद रखिए कि हमारे देश में जो रजिस्ट्रेशन होता है, डेथ का रजिस्ट्रेशन, लोगों की मौत होती है तो उसका जो पंजीकरण होता है, 20% केस में इसका पंजीकरण नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। कि कोई मरा है या नहीं वो भी अंदाजे से लगाया जाता है, बाद में सेंसस के टाइम लगाया जाता है, इसका कोई हमारे पास रेगुलर रिकॉर्ड नहीं होता है 20% केस में। और कैसे मरा, क्यों मरा, ये सिर्फ 20% से भी कम केस में हमें पता होता है कि कारण क्या है मौत का। तो आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ 80% लोगों का और जो रजिस्टर हो रहे हैं उसमें भी सिर्फ 20% लोगों का कारण क्या है मौत का, ये हमें पता चलता है। अगर कारण ही नहीं पता है, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है और टेस्ट भी कम है, तो कैसे पता चलेगा कि मोदी सरकार किस तरीके से जूझ पाई है कोविड-19 के साथ। खैर एक चीज तो साफ है कि इकोनॉमी जो है उसमें तो बिल्कुल फेल हो गई है। खैर ये जो झूठ मूठ का डेटा है, ये सारा मीम बनकर, वीडियो बनकर आप तक सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया और व्हाट्सएप से ज़रूर पहुंच गया होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आए तो आप ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि इकोनॉमी का असली हिसाब क्या है।